चलो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपसे कहा था कि हम शुरू करेंगे एनिमेशंस के बाद, है ना। बाद से शुरू कर दे रहे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बेटा इट इज द गेटवे फॉर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको क्लास 12 के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, जिसके अंदर आपको मेनली 4 चैप्टर्स डिस्कस करने हैं। मतलब क्लास 12 के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है हेलोएल्केन हेलोएरीन। क्लास 12 के अंदर आपको पढ़ना है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आपने पढ़े हैं अब तक, आईयूपीएसी नेमिंग आई होप आपने थोड़ी बहुत पढ़ ली होगी। मैंने आपसे कहा था कि आईयूपीएसी नेमिंग पूरी पढ़ के रखना। पढ़ी थी आप लोगों ने? और जिसने पढ़ी बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत आईयूपीएसी नेमिंग आनी चाहिए आपको, है ना, आज का पार्ट शुरू करने के लिए। और डेप्थ में भी नहीं आती हो तो थोड़ी बहुत तो आती। मतलब आपको मैं कंपाउंड यहाँ पे लिख के दूँ तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड की सर बात कर रहे हैं। तो बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत सारी चीजों। इसके अंदर मैं अगर आपको इंट्रोडक्शन दूं तो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है? इसके अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी कहते हैं। मतलब आज की क्लास से हम जीओसी शुरू करेंगे और जीओसी में क्या पढ़ना शुरू करेंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। अगर मैं बात करूं जीओसी के अंदर तो इसके अंदर हमको बात करनी है कुछ इंटरमीडिएट्स के बारे में। जब मैंने आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि एक रिएक्शन ऐसा नहीं होता जनरली कि रिएक्टेंट से सीधा क्या बन जाए? प्रोडक्ट। बीच में कुछ स्पीशीज बनती है और स्पीशीज को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट पढ़ने हैं, है ना। इंटरमीडिएट के अंदर आप कार्बोकेटाइन पढ़ोगे, कार्बेनाइन पढ़ोगे, कार्बीन पढ़ोगे, नाइट्रीन पढ़ोगे, बहुत सारे इंटरमीडिएट आप पढ़ोगे। इसी के अंदर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी अबाउट अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। इसके बारे में अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। एक्चुअली अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर आकर कोई रिएजेंट क्या करता है? अटैक करता है। उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। और उस सबस्ट्रेट पर आकर कौन अटैक मारेगा? कोई रिएजेंट। और इन दोनों के बीच में क्या प्रोसीड होगा? केमिकल रिएक्शन। सही है। फिर इसके बाद इन दोनों को जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन दोनों को पढ़ने के बाद हम जीओसी के अंदर बात करेंगे अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो बिल्कुल जीरो से चलेंगे, है ना। क्लास 11 में आपने पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, हम बिल्कुल जीरो से बात करेंगे और जीरो से लास्ट तक हम लोग चलेंगे तो इसमें अच्छा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपसे कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABC। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो डेफिनेटली आपको जीओसी आना चाहिए। विदाउट जीओसी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल नहीं लगा पाओगे। अब अगर आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो इसको तो डेफिनेटली इतना डेप्थ तक नहीं जाता है। अगर आप इसको स्कूल में ऊपर से भी पढ़ ले और बोर्ड्स में कोशिश करें अच्छे मार्क्स लाने की, तो बहुत मेहनत करोगे तो डेफिनेटली वहाँ से भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बोर्ड्स का पेपर बड़ा आसान आता है ना। बहुत अच्छे सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आपको बनाने तो आपको जीओसी की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अब 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर पढ़ के बैठे हैं, आपको सारे चैप्टर आते हैं, आपको सारी रिएक्शंस याद हैं, आप पेपर देने गए, कोई अच्छा एग्जाम देने गए, नीट का जेईई का, आपके क्वेश्चंस नहीं बने। आप सोचेंगे कि मैं पढ़ के गया था,
हेलो एल्केन हेलोइन में से क्वेश्चन आया, सामने लेके बैठे हो, उसको आपको लग रहा है कि मैं तो पढ़ के गया था, पर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि उनमें कंसेप्ट कहाँ से काम आते हैं, जीओ से बहुत काम आता है जीओ से। आर यू गेटिंग दिस? तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना, एक सिंगल लेक्चर। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं कहाँ से, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से। तो अपने कॉपीज में हेडिंग बनाए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, हेडिंग बनाए। चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में हम लोगों को 4 इफेक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट इंडक्टर इफेक्ट। आई होप आप सबने नाम सुना होगा इसका, सुना है? इंडक्टिव। आज की क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, इसकी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट। इसका नाम तो डेफिनेटली सुना होगा, इसी को प्यार से हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी पुकारते हैं। हालांकि दोनों थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं, लोग कहते हैं कि दोनों सेम है, पर दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक। इसको पढ़ने के बाद हम बात करेंगे अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को जाना जाता है बाय द नेम ऑफ नो बोन रेजोनेंस। हाँ, इसी को हम किस नाम से पढ़ते हैं, नो बोन रेजोनेंस। ये इसी को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ नाथन ब्रेकन इफेक्ट। किस नाम से जानते हैं, नाथन ब्रेकन, मतलब इसी के नाम से। ये बहुत फेमस है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी नाम से ज्यादा जाना जाता है। चौथा आपको पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। 4 इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या है ये, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो रखा हुआ है, उस रखे हुए मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, बस उसी इफेक्ट को हम किस नाम से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। में क्या कह रहा हूं, एक रखा हुआ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, चुपचाप अपनी जिंदगी में पड़ा है, पर वो चुपचाप नहीं, होता क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती रहती है। उस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग का रीजन इन 4 में से कोई एक, या तो वो किस वजह से शिफ्ट हो रहे होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ में आ रही है? अच्छा, इन 4 इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इनमें से जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी। ये कैसे इफेक्ट है, टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब बेटा ये इफेक्ट किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तभी दिखता है जब कोई स्पीसीज अटैक मारता है, मतलब जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है। ये इफेक्ट हमेशा देखो, सुनो, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हमेशा होता है मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूल में हमेशा होता है, ये हमेशा काम करता है, ये हमेशा काम करता है, ये हमेशा काम करता है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट केवल कब काम करेगा, जब कोई स्पीसीज अटैक मारे। मॉलिक्यूल रखा हुआ है, किसी ने अटैक मारा, किसी न्यूक्लियोफाइल ने, किसी इलेक्ट्रोफाइल ने, समझ रहे हो, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, किसी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ने या फिर किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, अभी समझ रहे हो। वैसे तो अलग चीजें होती हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, अभी के लिए समझ जाओ कि एक मॉलिक्यूल रखा है, उस पर किसी ने अटैक मारा। अब जब वो स्पीसीज अटैक मारेगी तब इसमें कौन सा इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन, जबकि इनके लिए किसी अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं है, ये मॉलिक्यूल में हमेशा दिखते हैं। इनको हम तीनों इफेक्ट्स को क्या कहते हैं, परमानेंट, क्या बोलते हैं, परमानेंट। हाँ, ये तीनों इफेक्ट कैसे हैं,
परमानेंट। क्लियर होती है बात? ठीक, नोट करो एक बार इसको जल्दी से। चारों इफेक्ट बनने, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी, व्हाइल ऑल अदर आर परमानेंट। ठीक, नोट करो इसको। चलो तो शुरू करते हैं। एंड नाउ इंडक्टिव इंडक्टिव जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ऐसा होता है इंडक्टिव। पहले डेफिनेशन उसके बाद क्या है इंडक्टिव। इट इज द पार्शियल displacement, or you can say the partial shifting of sigma bond electrons in an organic मॉलिक्यूल। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड माने सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्शियल शिफ्टिंग है, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम किस नाम से जानेंगे? इंडक्टिव वेक्टर। किस नाम से? इंडक्टिव। थोड़ा समझाओ। मान लो मॉलिक्यूल है सी 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 और ये किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ। मतलब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसी एटम किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ। अच्छा, हम ये मान रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई तुम्हारे और मेरे बीच में क्या बन रहा है? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन्स की? म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी क्या कहलाता है? क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन जो रखे ना एग्जैक्ट बीच में नहीं होंगे, या तो कुछ मेरी तरफ होंगे या फिर कुछ तुम्हारी तरफ। अब उसकी तरफ होंगे जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। समझ? हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए का ज्यादा है किससे? कार्बन से। अच्छा, ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये किसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे? एक की तरफ। अब एक की तरफ शिफ्ट रहेंगे तो यार ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इंक्रीज कर जाएगा, जबकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ डिक्रीज कर जाएगा। अब से जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज किया तो इस पर आता है पार्शियल नेगेटिव, इस पर कैसा चार्ज आता है? पार्शियल। बस यही इंडक्टिव शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैं लिख देता हूं, द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वेयर? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और एटम इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? इंडक्टिव। अच्छा, आपको एक चीज यहां नजर आ रही होगी कि इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से यहां पे पार्शियल चार्जेस डेवलप हो गए। दीज आर पार्शियल चार्जेस। अरे ए ने इलेक्ट्रॉन खींचे, ए पर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। क्या कंप्लीटली खींचे? कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची, तो हमने कहा पार्शियल नेगेटिव। देखो लिखा हुआ है, दिस इज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, नॉट कंप्लीट। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन भाग गया? ए ना, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची। सो दिस इज व्हाट? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट।
समझ रहे हैं आप बात को? हमने कहा कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस पर आया पार्शियल नेगेटिव, इस पर आया पार्शियल पॉजिटिव। कोई दिक्कत किसी तरह की? अच्छा सिमिलर मैनर में समझो, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा सी 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 और इसके साथ कोई एटम जुड़ा हुआ है। इस बार हमने कहा, इधर लिखते हैं इसको, सी 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 और इसके साथ जुड़ा है। हमने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ऐसा हमने माना। दो ही केस बन सकते हैं ना, या तो एक का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा या एक का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा। दो ही केस बन सकते हैं। हमने कहा इस बात कम है। अच्छा कम है तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होना शुरू होगी। इस बार इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाने लगेंगे? कार्बन की तरफ। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, बी पर पार्शियल। दोनों ही केस में चार्ज तो डेवलप होगा। ये भी क्या कहलाएगा? इंडक्टिव। क्या कहलाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में? इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल शिफ्टिंग होती है और इस पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा? पार्शियल चार्जेस आर डाउन। तो फायदा क्या है इसको करने में? बहुत फायदा है। मान लो रिएक्शन में रखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है। अब एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आती है, आपसे पूछा कहाँ अटैक करेगी? कार्बन पे करेगी कि ए पे करेगी? समझ रहे मेरी बात? एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, और एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, उस पर आपने अटैक कराया किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का। आपसे पूछा कहाँ अटैक मारेगा ये? कहाँ अटैक मारेगा? भैया जहाँ पर उसको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? एक, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई ना इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से चार्जेस डेवलप हो गए। नहीं आया समझ? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने बस बता दिया था ऊपर ऊपर, बहुत डेप्थ में जाके बात करने वाले हैं। अभी तो तुम्हारे तोते उड़ेंगे इसमें क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं कह रहा था आपसे कि व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज जस्ट द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिफ्टिंग और शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। केवल कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। पाई बॉन्ड में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट इन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में अगर कोई इफेक्ट होता है तो आगे बढ़ेंगे रेजोनेंस वगैरह। क्लियर होगी बात? पाई बॉन्ड में हम इफेक्टिव इफेक्ट की बात, पाई बॉन्ड समझते हो ना? डबल बॉन्ड है ना, दोनों होते हैं ना, डबल पाई और सिग्मा दोनों होते हैं इसमें। हाँ दोनों होते हैं, तो पाई और सिग्मा दोनों इक्वल होते हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएंगे, पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएंगे और इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा सुनो आप, यहाँ पर ये जो ए है, अगर आप बात करो तो ये ए इस ऑर्गेनिक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। अरे हाँ, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। भाई ए क्या कर रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच ही तो रहा है, आने तो इलेक्ट्रॉन आने थे, पार्शियली अपनी तरफ खींच रहे हैं। बेटा इस ए को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, विद रेस्पेक्ट टू कार्बन। किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन के रेस्पेक्ट। क्या हो जाएगा ये? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अच्छा, सिमिलर मैनर में अगर आप बात करो बी की, तो यार बी क्या कर रहा है यहाँ पे? इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है इस तरफ, या कह दो कि कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। आर यू गेटिंग दिस? हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, तो इस बी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आज के बाद इसको हम लिखेंगे EDG से और इसको हम लिखेंगे EW। हाँ, दोनों ही बातें किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? विद रेस्पेक्ट टू कार्बन। भाई ये कार्बन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये कार्बन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन। अच्छा,
इलेक्ट्रॉन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपनी तरफ खींचने का इफेक्ट कहलाता है -I इफेक्ट। सिमिलर मैनर में कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट क्या कहलाता है? +I। अरे हमने इंडक्टिव इफेक्ट के दो पार्ट कर दिए। इंडक्टिव इफेक्ट के हमने दो पार्ट कर दिए। हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले भाई इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसका कौन सा इफेक्ट माना जाएगा? +I। नहीं आया? दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट, -I और +I। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो -I, इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है तो +I। खींचेगा कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देगा कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बात समझ? अच्छा, कितनी बातें समझ में आई? सुनो आगे, सुनते चलो थोड़ी थोड़ी बातें। दिस इंडक्टिव इफेक्ट travels in an organic molecule। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये ट्रेवल करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिख दिया सर आपने? समझो मेरी बात। मैं एक बार वापस इसको बनाता हूं। यहाँ पे मैंने कहा C और हम कह रहे हैं कि A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? 4। अच्छा क्या होगा बताओ? ये A इन शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो A पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज व्हाट? दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और कौन सा इफेक्ट लगा रहा है ये? -I। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -I। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। अब हुआ क्या? सुनो, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दो। अब इसने कहा यार हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई, हमको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी तक तो ठीक चल रहा था। इसने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया। तो सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड पोलर होता है? पोलर मतलब क्या? इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस होता है? होता है क्या? नहीं, दोनों सेम मेटल ही तो है। पर अगर मैं पूछूं आपसे कार्बन और C+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस किसकी ज्यादा होती है? C+। क्यों ज्यादा होती है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। इस पर कैसा चार्ज आ गया? धूप बढ़ गई ना इसके इलेक्ट्रॉन्स की एज कंपेयर टू C। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई इसको। क्या आ गई? डेफिशिएंसी। अरे मैं क्या था? मैं न्यूट्रल था, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। अब मुझसे किसी ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, कैसा चार्ज आ गया मुझ पे? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मैं क्या चाहूंगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज। है ना? बहुत फेमस सवाल होते हैं, जैसे एक सवाल बड़ा फेमस है O+, O-, इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? सबसे ज्यादा O+। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरत इसको इलेक्ट्रॉन, भरा बैठा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए बस इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो हुआ क्या यहाँ पे? सुनो, कार्बन पे कैसा चार्ज आया? पार्शियल पॉजिटिव। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। इसने कहा यार मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन ने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसने किससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया? इस कार्बन। इससे तो नहीं खींच सकता भाई, तो बहुत इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इसने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया इस कार्बन से, पर क्या ये उतने इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा जितने इलेक्ट्रॉन A ने इससे खींचे थे? उससे कुछ कम खींच पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस पर भी कुछ चार्ज डेवलप होगा, बट दैट विल बी पार्शियल फॉर्म। ज्यादा नहीं है, कम है। 2 मिनट। ज्यादा नहीं है, कम है। मैं कह रहा हूं इस पर कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। इस पर कैसा है? पार्शियल फॉर्म। थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन ये कार्बन किससे खींचना चाहेगा? अच्छा फिर ये वाला भी खींचेगा, ये कहेगा कि हमको भी इलेक्ट्रॉन दो भाई। ये इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा?
इस कार्बन से, और इस कार्बन पर भी थोड़ा सा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पर क्या ये कार्बन उतने खींच पाएगा जितने इससे खींचे, उससे कुछ कम खींच पाएगा। वही लिखा मैंने कि इंडक्टिव इफेक्ट ट्रेवल इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। ये ज्यादा खींचेगा इससे थोड़ा, जबकि ये थोड़ा और कम खींचेगा। बता बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा सुनो, ऐसा देखा गया, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट पता ही नहीं मैंने तुम्हें, डिस्टेंस के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, और 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट लगभग क्या हो जाता है, इज इट क्लियर? 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट लगभग क्या हो जाता है, खत्म। मतलब मैं यहाँ पर एक और कार्बन, तो ये इससे नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा और उसका इंडक्टिव नहीं मानेगा। बात समझ में आ रही? तो दिस इफेक्ट ट्रेवल्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। और कहाँ तक ट्रेवल कराना है इसको, केवल 3 कार्बन। कहाँ तक, 3 कार्बन। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, सी और बी। अब हमने कहा था यहाँ पे कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बताओ, सी खींचेगा। इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल। अब भैया ये जब पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो इससे कौन इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, ये खींचेगा, पर क्या उतने खींचेगा जितने सी ने बी से खींचे थे, उससे कुछ कम खींचेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव। फिर आगे और इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, इस पर कितना, पार्शियल नेगेटिव। और कह रहे हैं कि 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो गई? पक्का समझ में आ रहा है? हमने कहा इंडक्टिव इफेक्ट इज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है? 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, -i और +i। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि ये ट्रेवल करेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन तक, और डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर होती है बात? इसको नोट करो अपनी कॉपी में, फिर आगे इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। चलो अब फिर एक सवाल उठता है कि सर क्यों पढ़ना है इसको, काम कहाँ है, पढ़ लिया, पढ़ने को हमने की शिफ्टेज होगी, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का। 2 तरह का होता है, -i और +i, है ना। इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो सवाल ये फिर उसको पढ़ेंगे, सवाल ये कि अब इसको पढ़ क्या इंपॉर्टेंस इसका। तो एक क्वेश्चन है, समझते हैं। क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, अरेंज द फॉलोइंग in the order of their stability. Arrange the following in the order of their stability. मतलब आपको इन स्पीसीज का क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या बताना है, स्टेबिलिटी। कुछ स्पीसी आपको दी, आपको दिया FCH2COO माइनस, आपको दिया ClCH2COO माइनस, आपको दिया BrCH2COO माइनस, आपको दिया ICH2COO। आपसे कहा अरेंज दीज स्पीसीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इनमें सबसे कम स्टेबल कौन। ऐसा ही सवाल स्टेबल आएंगे, बहुत अच्छा। देखो कैसे पता, केमिकल बाहर बहुत बढ़िया सवाल, नाइस, कीप इट अप। पहली बात तो मैं ना ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की स्टेबिलिटी नहीं पूछा,
मैं इन स्पीसीज की स्टेबिलिटी पूछूँ, आप फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन करें, एनी आइडिया? कौन है? आज थोड़ी बोल रहे हैं यार। हाँ, एनी आइडिया? इंडक्टिव इफेक्ट आइडिया सुनो कैसे। तो एक चीज समझना, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या the charged species are always unstable। चार्ज स्पीसीज कैसी होती हैं? अनस्टेबल। चार्ज स्पीसीज कैसी होती हैं? अनस्टेबल। एज कंपेयर टू व्हाट? देन न्यूट्रल स्पीसीज। मतलब एक चार्ज स्पीसी है, न्यूट्रल स्पीसी है, तो हमेशा उनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा? न्यूट्रल स्पीसी। चार्ज स्पीसीज तो अनस्टेबल होंगे, पर यहाँ तो दिक्कत है सर। दिक्कत क्या है कि चारों की चारों क्या है? चार्ज है। सब पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। हमें तो ये बताना है कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये बताना है कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल। सारी की सारी चार्ज। तो एक चीज समझो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज है ना, चार्ज किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए, छोड़ो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, किसी भी स्पीसी के लिए दुख है, दर्द है, पीड़ा है। क्या है? दुख, दर्द, मतलब वो चाहता ही नहीं है कि उस पर क्या रहे? चार्ज है। अब अगर चार्ज है ही तो वो क्या चाहेगा? सुनो, यहाँ तो चार्ज ही चार्ज है ना। अगर चार्ज है तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि चार्ज का क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आर मोर स्टेबल देन स्टैटिक चार्ज। अब समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि चार्ज किसी भी स्पीसी के लिए क्या है? दुख है, दर्द है, पीड़ा है। और दुख और दर्द तो बांटने से कम होता है, जितना बांटोगे उतना कम हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, भी कहते हैं ना, दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। हिंदी किताब में लिखा हुआ था, बचपन में पढ़ा। ये दुखी तो है। अब अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई एटम, कोई ग्रुप आए जो इस चार्ज को यहां से कम कर दे, इस चार्ज का क्या कर दे? डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, तो वो क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल में क्या लेके आएगा? स्टेबिलिटी लेके आएगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? बात समझ में आ रही है? अगर इस नेगेटिव चार्ज को, कैसा चार्ज है यहाँ पे? नेगेटिव। अगर कोई इस नेगेटिव चार्ज को कम कर दे तो उस स्पीसी को क्या बना देगा? स्टेबल बना देगा। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आर मोर स्टेबल देन स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब एक ही पे रुका हुआ है। अभी जैसे ये चार्ज किसने झेल रखे हैं? ऑक्सीजन। अब इस चार्ज को कोई कम कर दे, कोई घटा दे, मजा आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से, इस मॉलिक्यूल में कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन। अब इस गांव का बच्चा ये बात जानता है कि दीज आर वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन चारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है कि नहीं? अब ज्यादा होती है तो ये ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस मॉलिक्यूल में से कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे कि नहीं? अरे दीज ग्रुप आर व्हाट? दीज ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और ये कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? माइनस आई। कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है कुछ डिक्रीज कर जाएगी। नहीं आया समझ? फ्लोरीन यहाँ से माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, तो कुछ तो नेगेटिव चार्ज कम होगा। आर यू गेटिंग दिस? सिमिलर मैनर में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे? इस कार्बन से,
इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी खींचेंगे, ये भी कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -i, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। ये भी कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -i, और ये भी कौन सा लगाएगा, -i। अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हैलोजन पता है ना, और इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, बड़ी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इनका ऑर्डर की बात करूँ तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद, तो सबसे ज़्यादा -i किसका लगेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। अब इन चारों में सबसे ज़्यादा किसकी, तो ये सबसे ज़्यादा -i लगाएगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज यहाँ से, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा, इसको स्टेबल। अरे जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा उतनी क्या आएगी इसमें, स्टेबिलिटी, और नेगेटिव चार्ज कम कम होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा, नहीं ऐसा, जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा। आप बता सकते हो इसका होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, एक, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, जितना ज़्यादा यहाँ पे -i लगेगा इन चारों का, उतने ज़्यादा ये एनाइंस क्या हो जाएंगे, स्टेबल, उतने ज़्यादा एनाइन क्या हो जाएंगे, स्टेबल। क्यू चार्ज नहीं है, हम तो उसी को करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, पर क्यू चार्ज तो यहाँ से इसको खत्म करेगा तो स्टेबिलिटी, इस चार्ज को, और सबसे ज़्यादा इस चार्ज को कौन खत्म करेगा, सबसे ज़्यादा इस चार्ज को कौन घटाएगा वहाँ से, कुछ बात समझ आ रही है, Are you getting this? क्या कह रहा हूँ, तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि जितना ज़्यादा -i उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्या हम ऐसा कहते हैं कि जितना ज़्यादा -i उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ तो ऐसा ही दिख रहा है, अरे यहाँ तो ऐसा ही दिख रहा है ना, जितना ज़्यादा -i, सबसे ज़्यादा -i किसका, क्लोरीन का, तो उतनी ज़्यादा क्या हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गैस की, पर ऐसा हमेशा नहीं होगा। मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक ऑप्शन देखते हैं, उसमें CH2 प्लस, एक ऑप्शन भी देखते हैं CH2 प्लस। अब समझो, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये निकालना चाहते हैं, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, बट मैंने कहा कि चार्ज स्पीशीज आर अनस्टेबल, दोनों चार्ज है, मैंने कहा चार्ज क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का क्या मतलब है कि वो चार्ज कम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, फ्लोरीन, -i, क्योंकि कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब इसमें पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं, सिमिलरली ये क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब यार ये इलेक्ट्रॉन खींच के इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम, क्योंकि इस पर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे पहले ही मारा पड़ा है बेचारा, पहले ही उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, आपने और इलेक्ट्रॉन खींच लिया, आर यू गेटिंग दिस, इसने इस बार इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, डिक्रीज। हाँ ऐसा कह सकते हो, हाँ कह सकते हो ऐसा कि जितना ज़्यादा -i उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, नहीं आया, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। हाँ एनाइन को स्टेबल करना है तो -i क्या होना चाहिए, ज़्यादा, जितना ज़्यादा -i होगा उतना ज़्यादा एनाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल। यहाँ तो खेल उल्टा हो जाएगा, यहाँ इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो विच इज मोर स्टेबल, B विल बी मोर स्टेबल देन। अरे दोनों के दोनों कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, -i से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और डिक्रीज कर रहे हैं। अब ज्यादा कौन डिक्रीज कर रहा है, फ्लोरीन, ये तो फिर भी बच देगा थोड़ा बहुत, ज्यादा कौन डिक्रीज करेगा, 12 के भाव कौन लगाएगा इसके, फ्लोरीन। आर यू गेटिंग दिस, मैं क्या कह रहा हूँ, तो B विल बी मोर स्टेबल देन, अगर ये कैटायन क्लियर होती है बात, देखो इसको नोट करो, आगे चलते हैं। एक दो सवाल, चलो एक सवाल यहाँ देख लो, जगह है, मैं आपसे एक और सवाल पूछूं। मैंने कहा
CH2COO माइनस, एक बी है अपने पास Cl CH2COO माइनस, और एक है अपने पास NO2 CH2COO माइनस। अब हमसे पूछ लिया अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, इन तीनों को इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज। अच्छा इन दोनों का तो पता है आपको, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट माइनस है, खींचेगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी खींचेंगे, स्टेबल क्या करेगा। अच्छा यहाँ क्लोरीन कौन सा इफेक्ट माइनस आई, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव खींचेगा, ये भी क्या करेगा स्टेबल। इन दोनों को नहीं पता, ज्यादा कौन करेगा, जिसका माइनस आई ज्यादा है, किसका ज्यादा है बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। इन दोनों का तो पता है ए विल बी ग्रेटर देन, अब इसका नहीं लगाता ही, ये भी माइनस आई है, क्या लगाता है देखो ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज्यादा होती है, NO2 इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, डेफिनेटली ये भी क्या आएगा माइनस, बिकॉज ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। पर सवाल ये कि इसका माइनस आई इनसे ज्यादा होगा या इनसे कम होगा। अच्छा सोचो इसका माइनस आई ज्यादा है तो इन दोनों से आगे आ जाएगा, और इसका माइनस आई दोनों से कम है तो दोनों से पीछे चला जाएगा। अब दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं पता कि इसका माइनस आई ज्यादा है या कम, तो इसके लिए हमें एक सीरीज पढ़नी पड़ेगी जिसमें हम माइनस आई के ऑर्डर में इसको हम अरेंज करें। क्लियर है बात की? मैं आपको अभी वो सीरीज लिखवा दूंगा, डोंट आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज। मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको छाप लेनी है, और छाप के क्या कर लेनी है, कोई ट्रिक नहीं, छाप के उसको क्या कर लेना है, आपको याद करना, और याद करना जरूरी है। हम उसका एक्सप्लेनेशन देने जाऊंगा तो 2 दिन लगेंगे, 1.5 दिन लगेगा, एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 1 घंटा लग जाएगा, गेटिंग दिस, और उसकी अभी कोई जरूरत भी नहीं, काम चलेगा सीधे सीधे। आई गेटिंग दिस, तो मैं आपको सीरीज लिखवा देता हूँ, उससे पहले आप भी नोट करो। समझ में आ रहा है दुविधा क्या है यहाँ पे, समस्या समझ में आ रही है कि हमें ये नहीं पता, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसका माइनस आई इनसे ज्यादा है या कम है। आई गेटिंग दिस, तो हमें नहीं पता, कौन बताएगा, माइनस आई, तो उसको पढ़ते हैं पहले नोट करो। इस सवाल को लिखा जाने देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि कौन पहले आएगा। हेडिंग लगाओ अपनी कॉपीज में छोटी सी, माइनस आई ऑर्डर। ये तो समझ में आया ना, जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ज्यादा ही एनाइन क्या हो जाएगा, ठीक, उतना ज्यादा एनाइन क्या हो जाएगा। चलो देखिए बात करते हैं हम किसके बारे में, अबाउट माइनस आई। तो देखो इस माइनस आई ऑर्डर में सबसे पहले जो टॉप करता है दैट इज NF3+, NF3+। देखो अपने आप ही लिख रहा है, नाइट्रोजन के साथ 3 क्या जुड़े हुए हैं, और ऊपर से कैसा चार्ज, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इट इज हाईली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल ग्रुप, क्या होता है हाईली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, जबरदस्त इलेक्ट्रॉन खींचता है। अच्छा इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा NR3+, ठीक है। इसके बाद तुम R समझ रहे हो, R इज एल्काइल, R कैन बी CH3, R कैन बी C2H5, R कैन बी C3H7, इसलिए मैंने कहा था यूपीएससी ने थोड़ी बहुत पढ़ गया, ठीक। अच्छा इसके बाद आएगा आपका NH3+, कौन आएगा NH3+, दिस इज अमोनियम NH3+। इसके बाद आएगा तुम्हारा साइनाइड, साइनाइड समझते हो, C≡N, इसके बाद साइनाइड आता है। इसके बाद आएंगे आपके एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है CH2 माइनस आई लगाता है, ठीक। इसके बाद आएगा तुम्हारा कीटोन, कीटोन इज C≡OR,
C डबल बॉन्ड O R। यहाँ ये जो डैश है किसको बता रहा है? फ्री वैलेंसी, माइनस नहीं है, इसको बता रहे फ्री वैलेंसी। CO R, दिस इज व्हाट, दिस इज कीटोन। क्या है ये? कीटोन। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा कीटोन के बाद एल्डिहाइड कीटोन। जस्ट अ मिनट, सबसे पहले आएगा NO2, वेरी सॉरी फॉर दिस, फिर आएगा साइनाइड, फिर CHO, फिर कीटोन। कीटोन के बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, इसके बाद आएंगे बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आफ्टर दिस आयरन। बात समझ में आई? ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन, ऑर्डर सही है। इसके बाद आएगा एल्कोक्सी। ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोक्सी। ईथर पढ़े, ईथर वही OR। इसके बाद आएगा OH, एल्कोहल्स। OR के बाद कौन आ जाएगा आपका? OH, these are alcohols। इसके बाद आएगा CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन। ठीक है, इसके बाद आएगा तुम्हारा NH2 और NH2 का माइनस आई लगभग बराबर होता है बेंजीन रिंग के, से H5, दिस इज फिनाइल रिंग। क्या है C6H5? दिस इज, ये भी कौन सा इफेक्ट लगाती है? माइनस आई। मतलब समझो, जैसे H छोटा होगा ना किसी के साथ, CH2CO माइनस, तो कौन सा इफेक्ट लगाती है? रिंग माइनस आई। कौन सा इफेक्ट लगाती है? माइनस आई। मतलब ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, कम करेगा, समझ लो। तो इसका लगभग बराबर होता है NH2 के। इसके बाद आता है बेटा एल्कीन्स, CH डबल बॉन्ड CH, और सबसे लास्ट में आता है कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का माइनस आई 0 माना जाता है। कितना माना जाता है? इसके बाद अब जो भी आता है ना वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस। अरे बाउंड्री पे होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ना तो माइनस आई माना जाता है ना प्लस आई। कितने माने जाते हैं? कितना माना जाता है इसका? इसी के रेस्पेक्ट में ये सब कौन से ग्रुप कहलाते हैं? माइनस आई। इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? NH3+, फिर NR3+, फिर NH3+, NO2, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर एल्कोक्सी, फिर एल्कोहल, फिर एल्काइन, फिर अमीनो। दिस ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट? एमाइंस पढ़े नेमिंग में, अमीनो ग्रुप, फिर फिनाइल रिंग, फिर दिस इज फिनाइल रिंग। उसके बाद कौन आ जाएगा आपका? एल्कीन, और लास्ट में कौन है? हाइड्रोजन। आई डोंट थिंक अब आपको इसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम। NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन और क्लोरीन से बहुत ज्यादा। डेफिनेटली सबसे ज्यादा कौन स्टेबल करेगा इस एनर्जी? C। तो ऑर्डर विल बी C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन। ऑर्डर पता होना चाहिए आपको, माइनस आई आप ही आराम से बता, ऐसे ही आपको NF3+, NR3+, NH3+, NO2, CN, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी बड़ी टेबल भी नहीं है, कितनी बड़ी है? 2 मिनट में आप कैसे याद? 3 बार लिखेगा, याद हो जाएगा। NF3+, NR3+, NH3+, NO2, CN, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, एल्काइन, NH2, फिनाइल, हाँ भाई, दिस इज द माइनस आई ऑर्डर। और इसको लिखते हुए एक छोटा सवाल कर ले हम लोग। क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग
इन देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। आपको दिया हुआ है ये FCH2COO-, आपको दिया हुआ है CH2COO-, आपको गिवन है NO2 CH2। आसान सा सवाल। FCH2CO- CH2CH2CO- बताओ ऑर्डर बताओ। ऑर्डर इज C is greater than 8 is greater than। चेक कर लेते हैं भाई। फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट बताओ? माइनस, दिख रहा है ना माइनस आई सीरीज माइनस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे। ये पूरा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है? एल्कीन है। ये रहा, इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गया यहाँ पे? CO-। कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? माइनस आई। ये भी कौन सा इफेक्ट लगाएगा? NO2 माइनस। सबसे ज्यादा कौन लगाएगा? माइनस आई सीरीज में सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? NO2। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद CH2, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा C, उसके बाद A, उसके बाद CA। ऑर्डर पता होगा, सवाल हो जाएगा उसके। सवाल लिखो। क्वेश्चन लिखो। CH2COO- FCH2CH2COO Cl CH2CO। Arrange the following in the order of their state। बताओ। एक और ऑप्शन ले आते हैं देखो। NO2 CH2 CH2 CO। आपको चलो वास्तु का आंसर है D। इसके बाद D is greater than C is greater than B is greater than Q। तो ये तो तुम्हारा हो गया ऑप्शन D। कोई और? DBCA। क्या? DBC। ओके, D is greater than B is greater than C is greater than A। और कोई? इन दोनों में से कोई? तो हाँ आयशा, ये नहीं सी। ऑप्शन थर्ड आ गया तुम्हारे पास। बोल। C is A greater than A is greater than B is greater than E and B। मैं ऑप्शंस बना रहा हूँ, होश में रखो। थर्ड वन तो समझ में आ रहा है? इससे पहले अरे सुनो, याद करो मैंने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। याद है? चलो पहले तो चेक करते हैं एक बार। आयोडीन कौन से इफेक्ट लगाएगा? माइनस। कौन से इफेक्ट लगाएगा? माइनस। सुने ध्यान से, आपने आंसर दे दिया, मैं दे रहा हूँ माइनस। अच्छा, फ्लोरीन भी कौन सा लगाएगा? माइनस आई। क्लोरीन भी कौन सा लगाएगा? माइनस आई। NO2 भी कौन सा लगाएगा? तो डेफिनेटली चारों कौन से ग्रुप है? अब इनमें सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? उसके बाद तो ऑर्डर शुड बी D B C। पर उधर सब करो। यहाँ पे NO2 का डिस्टेंस
एज कंपेयर टू ये क्लोरीन और आयोडीन ज्यादा है। हाँ, ये माइनस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इन दोनों से, इन तीनों से ज्यादा खींचेगा। पर एक्चुअली में स्टेबिलिटी चेक करनी है तो चार्ज कहाँ से खत्म होना चाहिए? CO माइनस। ये इससे इतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा जितना कौन खींच लेगा? आयोडीन या गेटिंग दिस? हाँ है। सुनना ध्यान से, अगर माइनस आई ऑर्डर और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे को अपोज करने लगे, कर रहे हैं ना? इसका माइनस आई ज्यादा है पर डिस्टेंस भी ज्यादा है, इसका माइनस आई ज्यादा है पर डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो डोमिनेट कौन करेगा? डिस्टेंस। जितना ज्यादा, जस्ट जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम इंडक्टिव। हाँ, आता होगा ये टेबल में आगे, मना नहीं कर रहे हैं। इसका माइनस आई इन तीनों से बहुत ज्यादा है। देखो ये कहाँ आ रहे हैं और ये कहाँ आ रहे हैं, बहुत पास आ रहे हैं, पर स्टिल इसका माइनस आई क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये इतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा CO माइनस से जितने कौन खींचेगा? क्लोरीन या आयोडीन। कहते हैं, बात समझ में आ रही है? माइनस आई डिक्रीजेस विद डिस्टेंस एज वेल एज प्लस आई डिक्रीजेस विद, और डिस्टेंस डोमिनेट करेगा। आर यू गेटिंग दिस? डिस्टेंस डोमिनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, सॉरी ये ज्यादा खींचेगा, ये भी ज्यादा खींचेगा, ये दोनों रिलेटिवली कम खींचेंगे। तो आगे कौन आ जाएंगे? ये दोनों। अब इन दोनों में से कौन आ जाएगा? C, क्योंकि C डिस्टेंस सेम है ना, C। उसके बाद कौन आ जाएगा? A। अब इन दोनों की डिस्टेंस है, तो ज्यादा खींचेगा D, और उसके बाद आंसर विल बी CA D। इज इट क्लियर? दिस इज CA D। समझ में आती है? नेक्स्ट देखो ध्यान से, सवालों से ही कंसेप्ट मिलेंगे आपको इससे। बेटा चला जाना फिर, तू 3 बार तो बोल चुका है, 4थी बार बोलेगा तो चला जाए इससे। अच्छा बोल क्यों रहा है फिर? मैं अपने आप खत्म कर दूंगा यार, मिन करता रहता है तो पूरी क्लास के लिए ऐसे ही चलता है बेटा। 10 ऑप्शन देखो, FCH2COO माइनस, D is Cl2CHCOO माइनस, C ICH2COO। बताओ सर। सुनो, CH2 है, डिस्टेंस सेम है, जितना दूरी है जितना लेंगे। अच्छा सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? क्लोरीन। उसके बाद है Cl2 है ना सर, तो Cl2 का मतलब क्या है? एक मिनट ये मैंने थोड़ा गलत लिखा, दिस इज CH है ना, Cl2 इसका मतलब क्या है? CH के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए? हाँ ऐसे ही है। माइनस आई क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। आयोडीन का भी कौन सा लगेगा? माइनस। अच्छा सबसे ज्यादा माइनस आई किसका? क्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद आयोडीन। आंसर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन, और आपने ये आंसर मारा तो आपका ये बनेगा। ध्यान से देखो कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन का माइनस आई, इस एक क्लोरीन के माइनस आई से कहीं छोड़ो, दो है, एक NO2 भी जोड़ दो ना, तो भी 2 क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू 1 NO2। व्हाट आई वांट टू से, मोर इज द माइनस आई ग्रुप, more will be the stability of Ni। जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप है उतनी ज्यादा क्या लगेगा? माइनस आई इफेक्ट लगेगा, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी। अरे हाँ माना कि फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा होता है, आई एग्री फ्लोरीन का ज्यादा होता है, पर कितने क्लोरीन है?
2, तो डेफिनेटली किसका माइनस आई ज़्यादा हो जाएगा, इन दो क्लोरीन का, प्रोवाइडेड डिस्टेंस क्या हो। अगर ये दो क्लोरीन एक कार्बन के बाद आते तो ये आयोडीन से भी कम हो जाता। ले आया समझ। पहले देखोगे डिस्टेंस, उसके बाद देखोगे नंबर ऑफ ग्रुप्स, और उसके बाद देखोगे समझ में आया। सबसे पहले क्या देखोगे, डिस्टेंस, जितना पास उतना ज्यादा माइनस आई। मतलब ये जो टेबल मैंने लिखी है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है। इस टेबल को काम में कैसे लें, सबसे पहले क्या देखेंगे हमें, सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो उसके बाद क्या देखोगे, नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप, और अगर वो भी सेम है तो उसके बाद क्या देखोगे, माइनस आई। इज इट क्लियर, बात समझ में आई, पक्का समझ में आई, ठीक। छापो इसको, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सही से बताओ। B इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन, ठीक है, छापो इसको, बताओ। ये जो क्राइटेरिया लिखा है वो डिस्टेंस हमेशा कंप्लीट करेगा। हाँ, तभी तो लिखा है। सबसे पहले डिस्टेंस, और डिस्टेंस सेम है तो देखो पहले के एग्जांपल्स में सबसे पहले डिस्टेंस क्या रखी थी, सेम। यहाँ दिख रहा है ना, तो डिस्टेंस बदली तो ये सीरीज अब इतना औचित्य नहीं रहा इस सीरीज में। औचित्य समझते हो ना, सिग्निफिकेंस, ठीक है। और अगर माइनस आई ग्रुप भी सेम है तब आपको क्या देखनी है, सीरीज, मतलब तब इस सीरीज का सिग्निफिकेंस। कहाँ क्रॉस करेंगे, लिखवा तो दिया, क्रॉस कर देंगे। देखना क्या है सबसे पहले डिस्टेंस, मैंने तेरे से भी कहा ना, यही तो क्लोरीन पीछे चले जाओ एक कार्बन, तो फ्लोरीन आगे आ जाएगा, इवन आयोडीन भी आ जाएगा। नहीं आया समझ। एक और इसमें मैं जोड़ दूँ, इसी में जोड़ सकता हूँ कि Cl2 CH2 CH2 और COO माइनस। अब पता है सबसे ज्यादा तो B है, उसके बाद ये नहीं आएगा, दो क्लोरीन है पर ये आएगा नहीं, कौन आएगा, A, फिर C, फिर कौन आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन डोमिनेट कर रहा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा उतना ज्यादा ही कम होगा, ठीक है, क्लियर। अब एक और सवाल मेरे मन में आया कि सर इन स्टेबिलिटी को निकाल के क्या झंडे उखाड़ लिए, क्या फायदा है स्टेबिलिटी निकालने का, कंपैरिजन कर लेंगे स्टेबिलिटी का, विच इज मोर स्टेबल विच इज लेस स्टेबल, पर इससे क्या फायदा। तो बेटा ये जो ऑर्डर आपने लिखा, ये जो स्टेबिलिटी निकालना आपने सीखा, किसी एनायन की, किसी कैटायन की, कैटायन की भी सीखेंगे अगली क्लास में, ये आपको बताती है क्या, अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। ये आपको बताएगा कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होता है या कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो अपनी बुक में। -3 वाले